नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारी चर्चा जो है ये में प्रथम वर्ष, ठीक है, प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट हमारा रहेगा, ठीक है। उसका पेपर नंबर 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और पेपर नंबर 1 का नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार, जिसमें हमें पाश्चात्य दर्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी आज चर्चा होने वाली है। तो एक बार आप जरूर अपने सिलेबस को उठा के चेक कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी से, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से, DDU, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, पूर्वांचल, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, सभी से आप एक बार उठा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके सिलेबस में जो एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर नंबर 1 है प्रथम सेमेस्टर का, वो शिक्षा के दार्शनिक आधार है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कहीं पेपर नंबर 2 तो नहीं, पेपर नंबर 3 तो नहीं, एक बार आप जरूर प्रयास कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम को बताया गया है, यहाँ पे देखिए आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं। ये जो है हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, RM लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी को लेकर के यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। वहीं का ये सिलेबस है, वहीं से जो है डाउनलोड किया है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बुक्स वगैरह भी हमारे वहीं की अवेलेबल हैं। तो एक बार आप ज़रूर मिला लीजिएगा। अगर हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, आपके बस पेपर का नाम हो कि शिक्षा के दार्शनिक आधार, ये आपके पेपर का नाम हो और उसमें आपका वेस्टर्न फिलॉसफी, मतलब कि आपका यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पाश्चात्य दर्शन, ये आपको उसमें पढ़ना हो तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने रखूँगा, ठीक है। चलिए सिलेबस में देखते हैं। जो हमारा यूनिट नंबर 1 है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें आपको मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी का देखना पड़ता है। शिक्षा और दर्शन का जो है मेरे प्यारे दोस्त अर्थ, ठीक है, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ने का आ जाता है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत, वो आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है। तो इसी एक फर्स्ट यूनिट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो बिल्कुल मुफ्त में आपको टेलीग्राम में चले जाना है। और टेलीग्राम छोड़िए, यहाँ पे नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे प्यारे दोस्त जाना है, ठीक है। किसमें मेरे प्यारे दोस्त, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वहाँ पे आपको लिखा होगा टेलीग्राम की लिंक करके ऐसे यहाँ पे दिया गया होगा, थोड़ा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा उसी को आपको टच कर लेना रहेगा। जैसे आप टच करेंगे आपको टेलीग्राम में ले जाके छोड़ देगा, वहाँ से आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और उसी में आपको ये PDF बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट को कवर करने का प्रयास करते हैं। ये आज आपकी पहली क्लास है। जैसे जैसे हम यूनिट को कवर करने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे हम सिलेबस को भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम यूनिट नंबर फर्स्ट को देखने का प्रयास करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत, तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शिक्षा दर्शन का पहले तो हम अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका विषय क्षेत्र क्या है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहली हेडिंग डालते हैं, शिक्षा दर्शन के का अर्थ एवं परिभाषा। ये आपकी पहली हेडिंग है। हम पहले अर्थ और परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, ठीक है। शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, ये आप हेडिंग डालेंगे। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि दर्शन का अर्थ अत्यंत व्यापक है, मतलब कह रहे हैं छोटा नहीं है, संकीर्ण नहीं। संकीर्ण छोटा का मतलब हुआ बहुत कम में मान लिया जाए, तो जो दर्शन का अर्थ लिया जाता है वो अत्यंत व्यापक मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े में लिया जाता है। इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और इसका क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, विस्तृत है। इस कारण आज हमारे समक्ष आध्यात्मिक दर्शन, नैतिक दर्शन आदि ही नहीं वरन सामाजिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, शिक्षा दर्शन आदि शब्द भी आते हैं। मतलब कह लें पहले हम जो है दर्शन के अंतर्गत 2-3 शब्दों का प्रयोग करते थे। एक आपका आध्यात्मिक दर्शन हो जाता था, दूसरा आपका नैतिक दर्शन हो जाता था। लेकिन नहीं, जो आज का समय है, हमारा आधुनिक समय है, इसमें हम सामाजिक दर्शन भी पढ़ते हैं। समाज से संबंधित जो दर्शन है उसको पढ़ते हैं। आर्थिक दर्शन मतलब इकोनॉमी से संबंधित जो फिलॉसफीज हो सकती हैं उसको हम पढ़ते हैं। साथ साथ राजनीति मतलब पॉलिटिकल से संबंधित जितनी भी फिलॉसफी उनको पढ़ते हैं और एजुकेशन से संबंधित हैं उनको भी पढ़ते हैं। तो ये सारे शब्द जो है दर्शन के अंतर्गत ही आपके आ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं उपयुक्त सभी शब्दों में। दर्शन का अभिप्राय जो है तत्संबंधी अंतिम ज्ञान से लगाया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो आपके यहाँ पे उपयुक्त शब्द दिए गए हैं, चाहे सामाजिक दर्शन हो, आध्यात्मिक दर्शन हो, नैतिक दर्शन हो, आर्थिक दर्शन हो, राजनीतिक दर्शन हो या शिक्षा दर्शन हो, इसमें सभी के साथ जो दर्शन जोड़ा गया है मेरे प्यारे दोस्त, उसका अभिप्राय मतलब उसका अर्थ जो है क्या लेते हैं, उससे संबंधित अंतिम ज्ञान से लिया जाता है। दर्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में, जैसे शिक्षा के बारे में मान लीजिए शिक्षा दर्शन है,
तो जब आप शिक्षा संबंधित कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो जो आखिरी डिसीजन आपका मेरे प्यारे दोस्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, शिक्षा दर्शन कहलाएगा। समाज से संबंधित कोई अगर आप डिसीजन ले रहे हो, जो आपका आखिरी डिसीजन होगा, अंतिम ज्ञान होगा मेरे प्यारे दोस्त, वही आपका क्या होगा, सामाजिक दर्शन होगा। समझ पा रहे हो ना। आगे यहाँ पे कहते हैं, अब प्रश्न यह है कि शिक्षा दर्शन क्या है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही शिक्षा दर्शन है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको सामाजिक दर्शन के बारे में, अर्थशास्त्र में आपको आर्थिक दर्शन के बारे में, राजनीति शास्त्र में आपको राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम शिक्षा शास्त्र हमारा सब्जेक्ट है, तो हम शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखा गया है कि शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने लिखा है। कनिंघम महोदय क्या लिखते हैं प्रथम, मतलब पहली बात, दर्शन जो है वो सभी वस्तुओं का विज्ञान है। मतलब जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती हैं उन सभी का विज्ञान अगर कहा जाए तो किसको कहा जाएगा, दर्शन को कहा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आगे लगते हैं कि इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को, उसके सभी मुख्य पक्षों को देखता है। मतलब कह रहे हैं इस प्रकार से आप शिक्षा दर्शन को ये कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं, ठीक है, जो भी समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं, उनके सभी पक्षों को कौन देखता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वो देखने का काम शिक्षा दर्शन का हो जाता है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं द्वितीय, मतलब दूसरी बात यहाँ पे लिखते हैं, दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। मतलब कह रहे हैं सभी वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो, अगर उसको आप अंतिम तर्क तक ले जाना चाहते हैं या अंतिम कारण तक ले जाना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वहाँ उसको जानने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको एक विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और वही विज्ञान आपका यहाँ पे दर्शन कहलाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसीलिए भी शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं, मतलब कह रहे हैं इसीलिए भी क्या होता है, जो शिक्षा दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, वो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपको गहनतर समस्याएं, मतलब कठिन से कठिन समस्याएं जो आपको देखने को मिलती हैं, समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है। मतलब उनका सभी तरीकों से क्या करता है, अध्ययन करता है, और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं का अध्ययन के लिए छोड़ देता है। मतलब कह रहे हैं, और वो शिक्षा विज्ञान जिसे आप शिक्षा दर्शन भी कहते हैं, उन समस्याओं को अध्ययन के लिए क्या कर देता है, छोड़ देता है, जो तात्कालिक हैं। तात्कालिक का मेरे प्यारे दोस्त आप समझ पा रहे होंगे, जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट में चल रही हों समस्याएं। ठीक है, तात्कालिक का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट से लिया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखते हैं, तथा जिनका वैधानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है, और जिनका हम क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, उन सभी समस्याओं को अध्ययन के लिए छोड़ देता है। किनके लिए, तो वो आप कह सकते हैं शिक्षा विज्ञान या शिक्षा दर्शन के लिए छोड़ देता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो जो छात्र की जो योग्यता होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसको मापने की समस्या जो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं कहीं पे आप देखते हैं जो परीक्षाएं होती हैं, कहीं कहीं पे बहुविकल्पीय होती हैं। मतलब कि आप यहाँ पे एक प्रश्न दे दिया जाएगा, चार उसके उत्तर दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सही रहता है। कहीं कहीं पे व्याख्यात्मक रहता है मेरे प्यारे दोस्त, आपको एक प्रश्न दिया जाता है और उसको आपको लिखना रहता है, जैसे आपकी परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे जो है ये मौखिक परीक्षाएं, तो ये समस्याएं जो हैं लगातार हमारे सामने आती रहती हैं। अभी तक कोई भी परीक्षा पूर्ण नहीं मानी गई है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन जो है मेरे प्यारे दोस्त, दर्शन शास्त्र की भांति एक विषय है। जैसे दर्शन शास्त्र एक विषय के रूप में आपको देखने को मिलता है, उसी प्रकार से आप शिक्षा दर्शन को भी एक विषय के रूप में मान सकते हैं, जो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, जो शिक्षा की गहन समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है। मतलब ऐसे विचार नहीं करता कि मान लिया कोई भी चीज़, तर्कपूर्ण ढंग से, मतलब कि उसका जब कोई तोड़ ना रह जाए, उस प्रकार से वो क्या करता है, विचार करता है, और शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करता है। और जो शैक्षिक समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसको अपने अकॉर्डिंग, मतलब चूंकि आप शिक्षा दर्शन पढ़ रहे हैं तो शिक्षा दर्शन ही उसके बारे में अध्ययन कर रहा है, और जो शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है तो वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब दार्शनिक ढंग से उसका हल निकालने का प्रयास करता है। जो जिस तरीके से होता है वो उसी प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, बात करते हैं, आगे लिखते हैं कि अर्थात शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में दार्शनिक विचारों का निर्धारण ही क्या कहलाता है, आपका शिक्षा दर्शन कहलाता है। तो आई होप आपका यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा दर्शन की परिभाषा और अर्थ आपका दोनों यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे दूसरे के बारे में। यहाँ पे बताया गया है
क्या बताया गया है, हेडिंग आपको डालना है शिक्षा दर्शन की प्रकृति। ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी। आपने अभी शिक्षा दर्शन के अर्थ और परिभाषा को अच्छे से समझा, अब आप शिक्षा दर्शन की प्रकृति को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा शास्त्र और शिक्षा दर्शन में पहला वैज्ञानिक है और दूसरा दार्शनिक है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा शास्त्र में प्यारे दोस्त ये तो आपका वैज्ञानिक हो जाता है, शिक्षा शास्त्र क्या हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है, और जो शिक्षा दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त ये आपका दार्शनिक हो जाता है। यही बताते हैं यहाँ पे कि शिक्षा और शिक्षा दर्शन में पहला आपका वैज्ञानिक हो जाता है और दूसरा आपका दार्शनिक हो जाता है। अनेक शिक्षा शास्त्री इस अंतर को भूलकर शिक्षा दर्शन को शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत मान बैठते हैं। मतलब कह रहे हैं कई ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो इस अंतर को भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो ये अंतर है कि एक वैज्ञानिक है दूसरा दार्शनिक है, इस अंतर को वो भूल जाते हैं और शिक्षा दर्शन को क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा शास्त्र का एक सिद्धांत मान बैठते हैं। मतलब कह रहे हैं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ही ये आ जाता है, एक शिक्षा शास्त्र का एक सिद्धांत है शिक्षा दर्शन। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा शिक्षा दर्शन की प्रकृति क्या है मेरे प्यारे दोस्त, दार्शनिक है। शिक्षा दर्शन की प्रकृति दार्शनिक है। इस दार्शनिक प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक समस्याओं, दार्शनिक दृष्टिकोण और दार्शनिक विधि को जानना जरूरी है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं अगर आपको ये दार्शनिक प्रकृति को समझना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उनमें से पहला आपका आ जाता है दार्शनिक समस्या। दार्शनिक समस्याएं कैसी होती हैं उसको आपको जानना है, दार्शनिक दृष्टिकोण कैसा होता है ये आपको जानना है, और दार्शनिक विधि क्या होती है ये आपको तीन चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आगे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा दर्शन की प्रकृति उसके निम्नलिखित तीन प्रकार के कार्यों से स्पष्ट होती है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा दर्शन की प्रकृति को अगर आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो उसके तीन प्रकार के कार्य यहाँ पे बताए गए हैं। उनको जब आप पढ़ लेंगे तो उनसे आपको शिक्षा दर्शन की प्रकृति स्पष्ट हो जाएगी। जिसमें से पहला कार्य आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त परिकल्पनात्मक कार्य। क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, परिकलात्मक कार्य। ठीक है, इसमें मेरे प्यारे दोस्त आपको लिखना होगा कि शिक्षा दर्शन विश्व दर्शन में मानव का स्थान निर्धारित करता है। मतलब कह रहे हैं जो आपका शिक्षा दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त इसका कार्य क्या है, जो विश्व दर्शन होल यूनिवर्स जो आपका है, ठीक है, यूनिवर्स फिलॉसफी जिसे आप जिसे आप कहते हैं, उसमें मानव का स्थान क्या है, कितना है, इसी का निर्धारण ही कौन करता है, आपका शिक्षा दर्शन करता है। आगे आप लिखेंगे विभिन्न दार्शनिकों ने अद्वैतवादी, द्वैतवादी अथवा बहुत्ववादी विश्व दर्शन उपस्थित किए हैं। मतलब कह रहे हैं कई सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है, जैसे सारे के जगह पे अभी यहाँ पे कुछ और ही निकल जा रहा है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारा किसी कोई भावनाओं को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं रहता है, बस थोड़ा बहुत हो जाता है ना, वो आदत में नहीं है रेगुलर इस तरीके से बोलने का, तो वो है। तो क्या होता है कि कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ लोगों ने अद्वैतवादी, कुछ लोगों ने द्वैतवादी और कुछ लोगों ने जो है बहुत्ववादी विश्व दर्शन उपस्थित किए हैं, हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस दार्शनिक अंतर से शिक्षा दर्शन में भी अंतर हो जाता है। मतलब कह रहे हैं इस दार्शनिक अंतर से अगर आप देखें तो आपको शिक्षा दर्शन में भी अंतर देखने को मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं कि उदाहरण के लिए बहुत्ववादी दर्शन में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो बहुत्ववादी दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, आगे लिखते हैं स्वाभाविक है कि इस प्रकार की शिक्षा दर्शन में जनतंत्रीय मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि स्वाभाविक सी बात है, अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त तो इससे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि शिक्षा दर्शन जो है वो कैसा होगा आपका मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन में जनतंत्रीय मूल्यों को विशेष महत्व यहाँ पे दिया जाएगा। आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त की परिकल्पनात्मक कार्य में शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में मिले हुए विभिन्न ज्ञान विज्ञान के निष्कर्ष को एक समन्वयात्मक पूर्ण में बांधता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताते हैं जो शिक्षा दर्शन मेरे प्यारे दोस्त जो ये आपका परिकलात्मक कार्य है इसमें शिक्षा दर्शन के जो क्षेत्र होते हैं मेरे प्यारे दोस्त उसमें मिले हुए विभिन्न ज्ञान जो शिक्षा दर्शन के क्षेत्र से मिलते हैं, हमें बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, बहुत सारे विज्ञान मिलते हैं, ज्ञान विज्ञान के निष्कर्षों उनसे जो निष्कर्ष मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों को एक समन्वयात्मक पूर्ण में बांधता है। क्या करता है, एक समन्वयात्मक पूर्ण में बांधने का प्रयास करता है या बांधता है। दूसरा जो मेरे प्यारे दोस्त आपका कार्य आ जाता है वो आ जाता है आपका नियामक कार्य। क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, नियामक कार्य। इससे आप इसकी प्रकृति को जान सकते हैं। इसमें आप क्या देखेंगे कि शिक्षा दर्शन
का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, नियामक कार्य हो जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे वह शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्यों, आदर्शों एवं नियमों को निर्धारित करता है। जो आपकी शैक्षिक प्रक्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसके लक्ष्य क्या होंगे, उसके आदर्श क्या होंगे और उसके नियम क्या होंगे, इसका निर्धारण ही कौन करता है, नियामक कार्य करता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि दर्शन में तत्वों एवं मूल्यों का समन्वय किया जाता है। दर्शन में क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तत्वों को और मूल्यों का दोनों का समन्वय किया जाता है। जहाँ तथ्यों का ज्ञान विभिन्न विज्ञानों से मिलता है, क्या जहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तथ्यों का ज्ञान जो होता है वो बहुत सारे विज्ञानों से मिलता है। जहाँ मूल्य दर्शन के क्षेत्र में करते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, मूल्य दर्शन के क्षेत्र में करते हैं। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, इसका उत्तर हमें कौन देता है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन देता है। कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ये कौन हमें बताता है, तो ये जो है आपको शिक्षा दर्शन ही बताता है। आगे आप लिखेंगे जहाँ पर या नहीं समझना चाहिए, क्या लिखते हैं यहाँ पर, या नहीं समझना चाहिए कि मूल्यों एवं तथ्य सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। मतलब बताते हैं यहाँ पे आप ये नहीं समझेंगे कि जो मूल्य हैं और जो तथ्य हैं, मूल्य और तथ्य दोनों एक दूसरे से हमेशा अलग ही होते हैं। आगे आप लिखेंगे कि तथ्यात्मक आधार के बिना मूल्य कोरे आदर्श हैं। मतलब कह रहे हैं अगर आपके पास तथ्यात्मक आधार नहीं है तो ये मूल्य आपका एक कोरे कागज के बराबर है, सादे कागज के बराबर है, जिसमें कुछ लिखा पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं और मूल्यों के अभाव में तथ्यों का कोई अर्थ नहीं होता है, और अगर मूल्य नहीं है तो तथ्य का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों को आप अलग नहीं समझेंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे दार्शनिक जहां अपने अनुभव के आधार पर मूल्यों की कल्पना करते हैं, वहां उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए तथ्यात्मक प्रमाण भी देता है। मतलब कह रहे हैं कि जहां पर वो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अनुभव के आधार पर वो अपने क्या करते हैं, मूल्यों की कल्पना करते हैं। मूल्य चूंकि कल्पना आप माइंड में ही करेंगे, और उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए कि ये चीजें हैं, तो उसके लिए जो है उन्हें तथ्यात्मक प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो है आप इसको अलग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जो कार्य मेरे प्यारे दोस्त आपका यहाँ पे बताया जाता है, वो बताया जाता है समीक्षात्मक कार्य। ठीक है, ये आपका तीसरा कार्य आ जाता है। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि यहाँ दर्शन ज्ञान विज्ञान के द्वारा प्राप्त सामग्री पर समन्वयात्मक विधि से कार्य करते हुए इसको एक पूर्ण में बांधता है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या करता है, जो दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, वो ज्ञान विज्ञान के द्वारा जो हमें प्राप्त सामग्री हैं, ठीक है, पर समन्वयात्मक विधि से क्या करता है, कार्य करते हुए। समन्वयात्मक विधि का मतलब होता है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सामंजस्य बैठा करके आप कह सकते हैं, एक दूसरे की सहायता लेकर के आप कह सकते हैं, उस विधि से कार्य करते हुए उसको एक पूर्ण में बांधता है, मतलब उसको पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। आगे आप लिखेंगे वहीं दूसरी ओर वह विभिन्न विज्ञानों के निष्कर्षों की समीक्षा भी करता है। वहीं पे क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, वहीं पर वो दूसरी ओर क्या करता है, वह विभिन्न विज्ञान, जो विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, उनके निष्कर्षों की क्या करता है, समीक्षा करता है। यह समीक्षात्मक कार्य ही उसे विज्ञानों के विज्ञान की संज्ञा प्रदान करता है। मतलब कह रहे हैं जो ये समीक्षात्मक कार्य किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी के कारण ही हम इसको विज्ञानों के विज्ञान की संज्ञा देते हैं। ठीक है, संज्ञा प्रदान कराते हैं। आगे आप लिखेंगे शिक्षा दर्शन में शिक्षा संबंधित विचारों और क्रियाओं की कठोरता पूर्वक समीक्षा की जाती है। मतलब कह रहे हैं शिक्षा दर्शन की, जो शिक्षा दर्शन में पे दोस्त, उसमें शिक्षा संबंधित जो विचार होते हैं और जो क्रियाएं होती हैं उनको कठोरता पूर्वक क्या की जाती है मेरे प्यारे दोस्त, समीक्षा की जाती। कठोरता पूर्वक मतलब उसमें कोई भी बर्ताव नहीं बरता जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे उसमें यह जांच की जाती है कि शैक्षिक विचारों में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे अपने अनुरूप अनुभव को कहाँ तक सही अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जांचा भी जाता है। आगे आप लिखेंगे वास्तव में वैज्ञानिक के
कार्यों की समीक्षा के लिए दर्शन की प्रक्रिया आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं जो वैज्ञानिक के कार्य हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगर उनकी आप समीक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दर्शन की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। आगे आप लिखेंगे किंतु यह आवश्यक नहीं कि दार्शनिक और वैज्ञानिक अलग अलग व्यक्ति हों। मतलब कह रहे हैं जरूरी नहीं कि दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों अलग अलग व्यक्ति हों, दोनों एक भी हो सकते हैं। यदि शिक्षा शास्त्री को शिक्षा विज्ञान के साथ साथ शिक्षा दर्शन में भी पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त है तो वह अपने चिंतन और विचार में जिन मूल प्रत्ययों का प्रयोग करेगा उसकी समीक्षात्मक जांच करेगा। मतलब कह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शिक्षा शास्त्र के साथ साथ शिक्षा विज्ञान के कोई ऐसा शिक्षा शास्त्री है जिसको शिक्षा विज्ञान के साथ साथ शिक्षा दर्शन के बारे में ही पर्याप्त ज्ञान जो है प्राप्त है मेरे प्यारे दोस्त। तो वो जो चिंतन करेगा मेरे प्यारे दोस्त, अपने चिंतन जो भी चिंतन करेगा और अपने विचारों में जिन मूल्यों और प्रत्ययों का प्रयोग करेगा। मतलब कह रहे हैं जो उसके चिंतन और विचार होंगे उनमें जिन मूल्यों का और प्रत्ययों का प्रयोग करेगा, मैं कह दूं जिन मूल प्रत्ययों का प्रयोग करेगा उनकी समीक्षात्मक जांच भी करेगा। ठीक है, एक ही आदमी। आगे आप लिखेंगे वह यह देखेगा कि उसका निर्णय कहाँ तक प्रमाणिक है। ठीक है, वो क्या देखेगा मेरे प्यारे दोस्त कि उसने जो निर्णय लिया है वो कहाँ तक प्रमाणिक है। उनके पक्ष क्या मेरे प्यारे दोस्त, उनके पक्ष अथवा विपक्ष कौन कौन से प्रमाण उपलब्ध हैं। मतलब कह रहे हैं उनके पक्ष में कौन कौन से प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं और उनके विपक्ष में कौन कौन से प्रमाण उपलब्ध हैं, उनकी भी वह जांच करेगा। यह निर्णयों की भाषा पर ध्यान देगा। मतलब कह रहे हैं कि ये जो निर्णय की भाषा होगी उस पर भी ध्यान देगा ताकि निर्णय अनुभव को सही रूप में अभिव्यक्त कर सके। मतलब कह रहे हैं जिससे हमें क्या हो कि जो निर्णय अनुभव है मेरे प्यारे दोस्त उसको सही रूप में व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों को भी ध्यान में रखना होता है तो उनको अच्छे से वो व्यक्त कर पाए। अब चलिए हम तीसरी बात करेंगे। पहले आपने शिक्षा दर्शन के क्षेत्र और परिभाषा को पढ़ा, दूसरे में आपने शिक्षा दर्शन की प्रकृति को पढ़ा और तीसरा और आपका आखिरी जो है मेरे प्यारे दोस्त वो शिक्षा दर्शन का क्षेत्र है, उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जानने का प्रयास करेंगे। स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ये आपका हेडिंग होगा। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि वस्तुतः शिक्षा की प्रत्येक क्रिया को शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही रखा जाता है, अंतर्गत रखा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं शिक्षा संबंधित, उन सबको आप उठा के जो है शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा ये भी आपका शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षा का अर्थ जो है वो भी आपका मेरे प्यारे दोस्त किस में आ जाता है, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षण विधि भी आपका शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ जाती है। शिक्षक, प्रशासन, पर्यवेक्षण, नियोजन, परीक्षण विधि, शिक्षार्थी, ये सभी मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही या उनके क्षेत्र में ही आ जाते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे फिर भी संक्षेप में देखा जाए तो शिक्षा दर्शन का क्षेत्र जो है मेरे प्यारे दोस्त शिक्षण, ठीक है, क्या शिक्षण, शिक्षण विधि, शिक्षक तथा शिक्षार्थी का संबंध ही माना जा सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर आप इसको संक्षेप में जानना चाहें तो आप कह सकते हैं शिक्षण मतलब कि क्या पढ़ाया जाएगा, शिक्षण विधि कैसे पढ़ाया जाएगा, शिक्षक कौन पढ़ाएगा और शिक्षार्थी कौन पढ़ेगा, इन्हीं के बारे में ही शिक्षा दर्शन क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, जानने का या उनका अध्ययन करने का या इनसे संबंधित समस्याओं को ढूंढने का या इनसे संबंधित समस्याओं को हल ढूंढने का प्रयास करता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी शिक्षा दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, आगे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी भी देश के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी देश का जो राष्ट्रीय चरित्र होता है मेरे प्यारे दोस्त उसका निर्माण कर सकते हैं। और इस शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करने में दर्शन का प्रमुख हाथ होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका ये शिक्षण का स्वरूप है अगर आप इसको निर्धारित करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है दर्शन की सहायता लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है दर्शन का प्रमुख हाथ या मुख्य हाथ रहता है। ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। आगे आप लिखेंगे संक्षेप में शिक्षा दर्शन की मुख्य समस्या अथवा विवेच्य विषय निम्नलिखित हैं। मतलब कह रहे हैं शिक्षा दर्शन की कुछ यहाँ पे समस्याएं और विवेच्य विषय यहाँ पे आपके बताए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला आपका बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है, शिक्षा का आदर्श। शिक्षा का आदर्श या आइडियल ऑफ एजुकेशन ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा के आदर्शों अथवा उद्देश्यों पर विद्वानों ने पर्याप्त मतभेद हैं। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा का आदर्श क्या होना चाहिए और उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो जितने विद्वान हुए हैं उन्होंने उनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको मतभेद देखने को मिलेंगे। प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों ने
शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण माना है। ठीक है, किसने किसने? प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है क्या माना है? शिक्षा का उद्देश्य जो है चरित्र का निर्माण माना है। बात करते हैं गांधी जी ने जो है आत्मनिर्भर बनना शिक्षा का उद्देश्य माना है। गांधी जी वहीं पे क्या कहते हैं कि कोई भी बालक आत्मनिर्भर बने, वही शिक्षा का उद्देश्य होता है। कुछ विद्वान शिक्षा के दो उद्देश्यों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दो उद्देश्यों सार्वभौम और विशिष्ट उद्देश्यों को वास्तविक माना है। मतलब कह रहे हैं कुछ विद्वान ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने दो उद्देश्यों को जो है पहला तो आपका सार्वभौम और दूसरा आपका विशिष्ट उद्देश्य को जो है क्या माना है? वास्तविक माना है। जबकि कुछ शिक्षाविदों ने शिक्षा के उद्देश्यों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक वर्गों में भी बांटा है। मतलब कह रहे हैं कुछ लोगों ने क्या माना है? इसको दो भागों में बांटा है। एक तो बताया है कि व्यक्तिगत उद्देश्य होता है व्यक्ति की शिक्षा का, और दूसरा सामाजिक उद्देश्य भी होता है। तो शिक्षा का दो उद्देश्य जो है बताया है कुछ विद्वानों ने। आगे आप यहाँ पे लिखेंगे कि शिक्षा के चाहे जो भी या जितने भी आदर्श या उद्देश्य निर्धारित किए जाएं, यह विवेचना शिक्षा दर्शन के विश्व दर्शन पर आधारित होता है। मतलब कह रहे हैं जितने भी उद्देश्य आप रखें, 2 3 4 5 8 10 15 25 200 500 800 जितने भी आप उद्देश्य रखना चाहें रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं मेरे भाई दोस्त? शिक्षा दार्शनिक के विश्व दर्शन पर आ जाती हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यही कारण है कि विभिन्न दार्शनिकों ने शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों पर जोर दिया है। ठीक है, और यही कारण है जो आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा मेरे प्यारे दोस्त आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है शैक्षिक मूल्य। मतलब शैक्षिक मूल्य क्या माना गया है? ठीक है, एजुकेशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जहाँ विज्ञान तथ्यों की विवेचना करता है मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ दर्शन में विषय रूप, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दर्शन में विशेष रूप से मूल्यों पर विचार किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जहाँ पे क्या होता है, विज्ञान तथ्यों की विवेचना करता है, तथ्य आप समझ रहे हैं ना, तथ्यों की विवेचना करता है, तो वहाँ दर्शन क्या करता है? दर्शन में विशेष रूप से मूल्यों पर विचार किया जाता है। विज्ञान तथ्यों पर करता है और जो आपका दर्शन है वो प्रिय दोस्त मूल्यों पर विचार करता है। शिक्षा दर्शन में शैक्षिक मूल्यों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा दर्शन है मेरे प्रिय दोस्त, उसमें शैक्षिक मूल्यों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। शैक्षिक मूल्य का एक उदाहरण शिक्षार्थी की उपलब्धि परीक्षाएं हैं। मतलब कह रहे हैं कि शैक्षिक मूल्य का एक उदाहरण क्या है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षार्थी की उपलब्धि परीक्षाएं हैं, जिनके द्वारा विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे शैक्षिक मूल्यों के बारे में भी बता पाएंगे। तीसरा नंबर मेरे प्यारे दोस्त जो आपका आ जाता है वो आ जाता है ज्ञान का सिद्धांत एवं शिक्षा। ज्ञान का सिद्धांत एवं शिक्षा, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कि शिक्षा का कार्य ज्ञान देना है। ठीक है, ज्ञान क्या है, इसकी समीक्षाएं क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी कसौटी क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं, इन सब प्रश्नों को लेकर शिक्षा दर्शन में विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न भिन्न मत उपस्थित किए हैं, जिनका शिक्षा के लिए बड़ा महत्व है। ठीक है, जिनका क्या है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा के लिए बड़ा महत्व है। चौथा नंबर हेडिंग आप डालेंगे आर्थिक व्यवस्था एवं शिक्षा। आर्थिक व्यवस्था एवं शिक्षा मतलब इकोनॉमिक सिस्टम एंड एजुकेशन। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था से ही समाज में आर्थिक वर्गों के स्वरूप भी निर्धारित होते हैं। शिक्षा व्यवस्था से संपत्ति की संस्था का स्वरूप भी निर्धारित होता है। फिर अनेक आर्थिक प्रश्नों से शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य का तथा शिक्षार्थियों के कार्य पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक विचारों से शिक्षा दर्शन में व्यापक अंतर देखा जा सकता है। आधुनिक काल में पूंजीवादी और साम्यवादी समाजों में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पूंजीवादी और साम्यवादी समाजों में विभिन्न आर्थिक दर्शनों के कारण भिन्न भिन्न शिक्षा दर्शन उपस्थित किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आर्थिक व्यवस्था एवं शिक्षा के बारे में भी बता पाएंगे। पांचवा आपका आ जाता है विद्यालय में शिक्षा का स्थान। तो मेरे प्यारे दोस्त प्लेस ऑफ एजुकेशन इन स्कूल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि शिक्षा दर्शन की एक समस्या यह है कि विद्यालय का
शिक्षा व्यवस्था में क्या स्थान है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आगे आप लिखेंगे कुछ लोग शिक्षा को विद्यालय की सीमा तक ही केंद्रित कर देते हैं। मतलब कह रहे हैं शिक्षा को क्या कर देते हैं, विद्यालय की सीमा तक, मतलब जब तक आप विद्यालय में हैं वहीं तक आपको शिक्षा मिलेगी। जब आप विद्यालय से बाहर निकलते हैं तो शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे वहाँ शिक्षा को व्यापक अर्थ में लेने वाले शिक्षा दार्शनिकों ने विद्यालय के बाहर परिवार समाज में शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना है। मतलब कह रहे हैं कुछ विद्वान भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के अर्थ को व्यापक रूप में बताया है, ठीक है। शिक्षा को व्यापक अर्थों में बताया है। उन्होंने क्या बताया है कि जो है विद्यालय ही शिक्षा का केंद्र नहीं होता है। बालक अपने परिवार से, समाज से, ठीक है, विद्यालय से ज़्यादा बालक अपने समाज और परिवार से कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखते हैं विद्यालय की व्यवस्था, पाठ्यक्रम, आय व्यय के साधन, प्रबंधन इत्यादि अनेक बातों को लेकर शिक्षा दार्शनिकों में वाद विवाद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विद्यालय का स्थान भी शिक्षा में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, ये भी आपका शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। छठे नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है शिक्षा एवं सामाजिक प्रगति, ठीक है, एजुकेशनल सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, ये आपका है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे सामाजिक प्रगति की धारणा से भी शिक्षा दर्शन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रगति क्या है, इसकी कसौटी क्या है, आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर शिक्षा दार्शनिकों में मतभेद दिखाई पड़ता है। तो ये भी आपका शिक्षा एवं सामाजिक प्रगति भी आपका किसके अंतर्गत आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। 7वां नंबर बताया गया है शिक्षा का पाठ्यक्रम। यहाँ पर आप लिखेंगे कि शिक्षा पाठ्यक्रम भी शिक्षा दर्शन की महत्वपूर्ण समस्या है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे पाठ्यक्रम के विषय इस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि बालक में क्या क्या विकास करना है, ठीक है। क्या बालक में क्या क्या विकास करना है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं और उसको किस किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, कौन कौन सी जानकारी की आवश्यकता है। पाश्चात्य दार्शनिकों के साथ साथ भारतीय शिक्षा दार्शनिक ने भी शिक्षा में नैतिक एवं सौंदर्यात्मक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है, किंतु इनके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा दार्शनिकों ने धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। आधुनिक काल में पुस्तकीय पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक शिक्षा और शिक्षा को भी आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब शिक्षा में जो पाठ्यक्रम होता है वो भी आपका किसके अंतर्गत आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। 8वां और आखिरी जो आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ जाता है कि शिक्षा की प्रक्रिया, ठीक है। शिक्षा की प्रक्रिया भी आपका शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही आ जाती है। इसमें आप लिखेंगे शिक्षा की प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और उसमें उठने वाले प्रश्नों की समीक्षा करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक शिक्षार्थी संबंध एवं परिवेश से शिक्षार्थी के संबंध में निर्धारित होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम चुनाव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से चलाने के लिए छात्र एवं शिक्षकों दोनों के अनुसार कर्तव्योपासना, रुचि एवं प्रयास की आवश्यकता होती है। शिक्षा की प्रक्रिया से किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, इसका मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया से यह भी मालूम होता है कि कोई शिक्षा प्रणाली किस विशेष वर्ग के छात्रों के लिए कहाँ तक उचित है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुशासन विद्या पर विशेष विचार किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या किया जाता है, पर भी विचार किया जाता है। कुछ शिक्षा दर्शन दंड देने के पक्ष में तो कुछ स्वतंत्रता देने के पक्ष में होते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपका आज क्लास नंबर 1 था। तो अगर क्लियर हो गई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।